नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आइए आज हम भारत में रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप भारत की नागरिकता आपके पास है तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया। इस अधिनियम में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के चार कारण चार प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, जन्म से कैसे नागरिकता प्राप्त करते हैं, इसमें दिया गया है जन्म से, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके बाद भारतीय क्षेत्र में हुआ है, उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। दूसरा, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा कैसे नागरिकता मिलती है? भारत के बाहर या अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान जब लागू हुआ था, उसके बाद जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वंश परंपरा द्वारा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय क्षेत्र में उसके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगला है देशीकरण द्वारा। भारत सरकार को देशीकरण करके अगर किसी को प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अगला पंजीकरण द्वारा कैसे नागरिकता प्राप्त होती है, नोट करिए। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे, 6 माह पूर्व भारत, यानी जब वो भारत में रहते हुए 6 माह हो जाए तब पंजीकरण के माध्यम से उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत का मतलब होता है भारत और पाकिस्तान जब एक हों, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो तो उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर लें, जो स्त्रियां भारतीयों से विवाह करें या जो भविष्य में करेंगी, उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, उनको पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त होती है। इस प्रकार अगला है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसमें क्या कहा गया, जो 1955 में भारतीय नागरिकता नियम 1955 आया था, इसमें संशोधन किया गया था। इसमें भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए
6 माह तक भारत में निवास करना पड़ता है। लेकिन इसमें 1986 में अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो कम से कम 5 वर्ष तक, 6 माह से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इसमें अब क्या हुआ 1986 के संविधान संशोधन में, इसमें कहा गया कि जिनमें केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। भारतीय नागरिकता संशोधन नियम 1986 के अनुसार उसे ही नागरिकता मिलेगी जिसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अगला क्या है, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पंजीकरण के माध्यम से जो नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं वो संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार अब उन्हें 6 माह नहीं 5 वर्ष तक भारत में निवास करना पड़ेगा। देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। नागरिकता अधिनियम 1986 ईस्वी में जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया। ठीक, अब ये है, यहाँ हेडिंग डाल लेना, भारतीय नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है? भारतीय नागरिकता का अंत कैसे, भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? नागरिकता का स्वयं परित्याग करने पर कोई व्यक्ति अपने भारत सरकार से कहे कि हम भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं तो उसकी भारतीय नागरिकता छिन जाएगी। किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, जैसे वो ब्रिटेन, अमेरिका या यूएसए किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ले तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर कोई भी व्यक्ति अगर असंवैधानिक कार्य करता है, देशद्रोही कार्य करता है तो भारत सरकार उससे भारत की नागरिकता छीन सकती है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, 3 आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 राज्यों में जो सरकार अल्पमत में होती तो 356 और 360 वित्तीय आपात। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को स्थगित कर सकती है 352 के तहत। इसके अलावा नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। इसको संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकारों की संख्या जब संविधान बना तो उस समय 7 थे। उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार जो अनुच्छेद 31A में था, संपत्ति का अधिकार पहले अनुच्छेद 31A में था, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर
यानी 31A से हटाकर 300A में रखा गया। ठीक है, ध्यान रखना, पहले 31A में था, फिर 300A में कानूनी या विधिक अधिकार बनाया गया। इसका मतलब हुआ पहले मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति। इसका मतलब क्या होता था कि किसी व्यक्ति की कोई जमीन वगैरह सड़क बनाने के लिए, रेल बनाने के लिए अधिग्रहण करना पड़े तो उनका मौलिक अधिकार था, वो दें या ना दें उनकी मर्जी। तो इसमें सरकार को बहुत दिक्कत होती थी। फिर 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार जो 31A में था को हटाकर अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। इसका मतलब है जो संपत्ति का अधिकार है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ध्यान रखना कानूनी अधिकार, कानूनी या विधिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम चर्चा 1931 के कराची अधिवेशन में, कराची के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसमें प्रारूप जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। अभी मौलिक अधिकारों में काफी शेष है, अगले भाग में मौलिक अधिकारों की आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, राधे राधे।